हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो 16 फरवरी से पहले अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में आपका 65 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाना। आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देकर आओगे तो आप देखोगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 स्टार वाले प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। आपका पूछ रहा है कि शोक बिलक रोही सब रानी, रूप सील बल तेज बखानी। ठीक है, अकरही बिलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बार विहानी। ठीक है, इसमें आपको यह बताना है कि उपयुक्त में कौन सा रस है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, रस छंद अलंकार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, रस छंद अलंकार से ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप लोग ये सारा पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सबसे बाहर नहीं आएगा। अब सबसे पहले आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा रस है। थोड़ा आप लोग देखो इसमें क्या आया है, विलाप। विलाप का मतलब होता है रोना। ठीक है, एंड रोही, रोही का मतलब भी होता है रोना। ठीक है, तो विलाप का मतलब तो आपको पता ही, रोना। और रोने का मतलब होता है जब कोई दुख आता है ना, शोक उत्पन्न होता है मन में। जब किसी आपका मनपसंद चीज कोई नष्ट हो जाता है तब तो आप रोते हो, तब तो आप विलाप करते हो, तब आपके मन में शोक उत्पन्न होता है। तो फिर आपका यहां शोक आया यानी कि रोना आया, तो फिर ये हमारा कौन सा रस हो सकता है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है। और अगर आपका इसमें करुण रस आएगा ना तो फिर आपका रोना जरूर आएगा, विलाप करना, रोना, शोक मनाना। ठीक है, शांत रस का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, जैसे हंसना। ठीक है, किसी चीज, कोई मन चीज मिल जाए जो आप चाहते हो वो चीज मिल जाए तो आपको हंसी आएगी। ठीक है, एंड अद्भुत चीज का मतलब होता है अद्भुत, कोई अद्भुत रूप देखो। ठीक है, तो वो होता है अद्भुत रस। लेकिन करुण रस का मतलब होता है कि शोक उत्पन्न होना। ठीक है, शोक उत्पन्न होना, जब आपके मन चाहे चीज नष्ट हो जाए तो आपके मन में जो शोक उत्पन्न होगा, आप विलाप करोगे, तो वो होता है करुण रस। तो अगर करुण रस आएगा ना तो ये चीज जरूर आएगा, जो उसको आप पढ़कर लगेगा कि इसमें शोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर आप लोग बिना कुछ सोचे समझे आप लोग करुण रस पर निशान लगा देना, कोई नहीं काट सकता आपका ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ ट्रिक के साथ। आई होप कि अब आपको शोक वाले से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे करुण रस कहीं भी आ जाए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत करके आओगे। अगला देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे आखिर इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे जाने। ठीक है, का आपके पास ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, खा श्लेष अलंकार, गा है उत्प्रेक्षा एंड घा है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मैं एक यहां चेंज कर देता हूं, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं तो इसको मैं कर देता हूं रूपक अलंकार। ठीक है, इसको आप लोग ऑप्शन कर लेना गा वाला रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार, क्योंकि एक जैसे ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो अब आप लोग देखो इसमें क्या है, हर मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अब आप लोगों को मैं बताऊं, देखो अगर आप लोगों को कहीं भी मनहु जनहु ये सब आ जाए, ठीक है, मनो जनो ये सब आ जाए, तो ये सब क्या है, एक उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। क्या है, उत्प्रेक्षावाचक शब्द। और जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित है। ठीक है, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात, तो उसमें क्या आया, मनो नामक शब्द आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, जो एग्जांपल अभी मैंने बताया ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मनो शब्द आया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत ठोक दो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वहां कोई दिक्कत नहीं। वो एमआर शीट में आप बिल्कुल उसको काला कर देना, ब्लैक कर देना, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर ये सारी चीजें आए तो आप समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला आ जाओ। अब हमारा फिर से आ गया है अलंकार। लिखा हुआ है कि रूपास तेरा घन केस पास में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगर आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा जो इंपॉर्टेंट अलंकार है तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है रूपस तेरा घन केस पास, इसमें हमारा कौन सा रूपक अलंकार है। ठीक है, उसमें रूपक अलंकार। वैसे आप लोग ट्रिक्स वैसे भी जान सकते हो। इसमें देखो अगर यही आए बोर्ड एग्जाम में तो आगे देख लेना रू लिखा है ना, रू, तो रू से क्या होता है, रूपक। ठीक है, अगर ये आएगा तब ये ट्रिक अप्लाई होगा।
ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि नाना नाना वाहन नाना वेशा, भीसे शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन बुपुल मुख काहू, और बिनु पद कर कोहु कोहु बहु बाहू। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। ठीक है, अगर आप इसका अर्थ जानते होंगे तो आपको रस पता होगा। करुण रस है कि हास रस है कि भीतास रस है या वीर रस है। ठीक है, देखो जब शिव जी का मतलब जैसे शादी में जो मतलब बारात जाता है ना, उसमें निकल लेते तो उनका जो वेशभूषा था वो काफी अजीब था। ठीक है, जिसे देखकर लोग हंसते थे, तो फिर उसमें हास्य नामक स्थायी भाव है, तो इसलिए हमारा हास्य रस होगा। ठीक है, बस ऐसे करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ के पढ़ो। ठीक है, आप ट्रिक लगा के पढ़ो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपट, और विषय करुणा एन चिताई जान की लखन तनु। ठीक है, इसमें आपको बताना है निम्न में कौन सा छंद है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही छंद आएगा, एक आएगा देखो नहीं, इसमें आपको छंद बताना, तो 2 ही छंद आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, एक आता है रोला, एक आता है सोरठा। तो रोला और सोरठा दोनों से मैंने एक एक छंद लिया है, रोला और सोरठा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, पहला चौपाई है, रोला है, सोरठा है, दोहा है। तो पहले तो आप 2 चीज हटा दो, एक तो आप चौपाई हटा दो, एक दोहा हटा दो, बचा रोला और सोरठा। ठीक है, तो इसमें आप लोग मात्राएं गिन लेना। ठीक है, रोला सोरठा के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, फिर आप लोग वही लगा देना, चाहे रोला है चाहे सोरठा है, मात्रा के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट वो सोरठा है। क्या है? सोरठा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला बिल्कुल सही है कि ये हमारा क्या है? सोरठा है। अगला देखो, इसमें भी आप मात्राएं गिन लेना। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी छंद ही पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, अब इसमें भी आपको छंद ही बताना है भाई, मात्राएं गिन लेना। मात्रा गिन लोगे ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, हमारा रोला है कि सोरठा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन है तो फिर आप गिन लेना। देखो मैंने इन सबको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आ रहा है तो फिर आप लोग सोच रहे हो कि काश मैं पढ़ लिया होता। अभी भी आप पढ़ लो, अभी भी आपके पास समय है थोड़ा सा। अभी आप अपने आप को ज्यादा स्टडी पर फोकस करो, जितना टाइम है ना उतना आप स्टडी पे 100% अपना स्टडी पर फोकस करो। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपके पास समय है। ठीक है, आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस स्टडी पर दो, फिर आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, 80% ले आओगे। ठीक है, लेकिन हाँ पूरा आप क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको पढ़ो, सारी चीजें। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है रोला, कुंडलियां, सोरठा या दोहा। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो ये हमारा है रोला। क्या है? रोला। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। अपव्यय में उपसर्ग लगा है। जो अपव्यय है, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? देखो अपव्यय, उपसर्ग का मतलब होता है, उप मतलब होता है आगे, सर्ग मतलब होता है आगे जुड़कर एक सर्ग बनाना, एक शब्द बनाना। ठीक है, तो आगे जोड़ना होता है। तो अब इसमें देखो अपव्यय, अपव्यय में क्या जुड़ा हुआ है? आगे उप जुड़ा हुआ है, उपव्यय थोड़ी नहीं लिखा है। और आ जुड़ा हुआ, आ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में पा भी जुड़ा हुआ, तो अप और आ, तो आ और पा अप जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? देखो ध्यान से समझो, यहां आ और पा अप जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर एक चीज आप समझ जाओगे तो ऐसे आप 50 को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो अब आपका अप आगे जुड़ा हुआ है तो हमारा अप हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, अप हमारा एक उपसर्ग है और इससे जुड़कर हमारा अपव्यय बन गया है। आगे देखो, अभी मैं एक और समझा रहा हूं थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु, अब आपको अनु लगाना है, अनु और अनु शब्द लगाकर एक सही शब्द बनाना है। अब आप कहोगे सर कैसे बनाए? इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो आप बना दोगे। जैसे अनुभाव है या अनुचित है या अनाचार है या अनामर है। ठीक है, अब देखो अनु जोड़ना है, जैसे इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें अना जुड़ा हुआ है, इसमें आ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अनु जुड़ा हुआ है ना। अनुभाव में आगे देखो अनु जुड़ा हुआ है। अब अनुभाव से आप अनुभाव ही नहीं बना सकते हो, अनुशासन बना सकते हो, अनुधैर्य बना सकते हो, अनुशासन बना सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आपके माइंड में अनु से बहुत सारी चीजें आ रहा होगा। ठीक है, अनुसार बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। अगला देखो प्रत्यय, प्रत्यय देखो अगर उपसर्ग समझ में आ गया तो समझ जाना उनके भाई है प्रत्यय, ये पीछे जुड़ते हैं। अगर उपसर्ग आगे जुड़ते हैं तो प्रत्यय पीछे जुड़ेंगे। ठीक है, पीछे जुड़ने का मतलब है ये पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखो तो आज शब्द प्रत्यय लगाकर सही शब्द बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज शब्द लगाकर एक सही प्रत्यय बनाना है। जैसे आपका मृदुत्व या मधुत्वता या आपका प्रभुत्वता या त्वचा,
देखो लास्ट में त्वा किस में जुड़ा हुआ है? प्रभुत्वता में ता जुड़ा हुआ है, ता पे आ का मात्रा, मधुत्वता में ता जुड़ा हुआ है, त्वचा में चा जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा मृदुत्व में आधा ता वा जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर का वाला हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझो, इसमें लिखा हुआ पन, पन प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। आपको प्रत्यय में पन जोड़ना है, यानी कि हमारा पन प्रत्यय है और पीछे देखो किसमें पन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर का है बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। देखो बच्चा में चा जुड़ा हुआ है, बचाओ में आओ जुड़ा हुआ है, बलवान में भी बड़ा हुआ आओ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो बचपन है इसके लास्ट में पन जुड़ा हुआ है, बचपन भी है। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बचपन के स्थान पर लड़कपन कर दे तो फिर आप भटकना मत, वो ही टिक लगा देना, लास्ट में पन जुड़ा हुआ, लड़कपन भी है, बचपन भी है, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो आपको पता होगा, लास्ट में पन, उपवन, ठीक है, इसमें तो वन जुड़ा हुआ है, उपवन। और ऐसे आप देखो, अगला देखो, अगला लिखा है गिरावट। गिरावट शब्द में प्रत्यय है, गिरावट शब्द में प्रत्यय बताना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि कैसे बताऊं, देखो गिरावट में पीछे देखना है, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, तो पीछे देखो वावटा वट जुड़ा हुआ है ना, वावटा वट, तो वा केवल नहीं जुड़ा है, हट भी नहीं जुड़ा हुआ है, वट जुड़ा हुआ है और ता नहीं जुड़ा हुआ है, वावटा वट जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारा प्रत्यय हो जाएगा। देखो उपसर्ग और प्रत्यय 2 नंबर के आएंगे, और आप 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी सोचो ना समझो, आप अच्छे से समझ लो कि उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, और अगर आप उपसर्ग प्रत्यय कर दोगे तो आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। एक और समझ लो, हमारा प्रत्यय है, लिखा हुआ है कि ता प्रत्यय युक्त आपका शब्द है, ता प्रत्यय युक्त शब्द है, लास्ट में ता किस में जुड़ा हुआ है? ता, ठीक है, ता किस में जुड़ा हुआ है? कवित्व में या लघुत्वता में या उचित में या फिर हमारा दिखावा में। कवित्व में तो त्वा जुड़ा हुआ है, उचित में ता जुड़ा हुआ है, दिखावा में वा जुड़ा हुआ है, लेकिन लघुत्वता में ता जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप काफी आसानी से आप व्याकरण के क्वेश्चंस, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आप चीजों को समझो। अगला देखो, इसमें देखो राम रहीम समस्त पद का सही समास विग्रह है। देखो बीच में अगर हाइफन लगा हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में डैश, ठीक है, तो फिर आप लोग एक बात समझ जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास हैं, कौन कौन से? एक है द्विगु समास बच्चा, और एक है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व और द्विगु समास, ठीक है। अब यहां बात आती है कि हम कैसे इसको समझें, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि अगर ये बीच में हाइफन जुड़ा है ना, तो आपको क्या करना है, और बीच में लगा देना, उसको हटाकर और लगा देना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे राम रहीम है तो ये तो एक अलग सा हो गया, ठीक है। अगर आ जाए मान लो भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन, तो फिर ये हाइफन बीच में लगा रहता है ना, बहन, तो इसको आपको समास विग्रह को जोड़ना है ना, सही पद बनाना है, तो फिर भाई और बहन, माता पिता है, माता और पिता, बीच में केवल और लगा देना है, आप पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें राम रहीम में बीच में और लगा दो, फिर आपका राम रहीम साथ में हो जाएंगे, ठीक है। बस कितना आसान है। ऐसे आपसे कई प्रकार से, गंगा यमुना, अभी आगे आएगा, गंगा यमुना आ जाए तो गंगा और यमुना कर दो, कुछ नहीं है, अगर आप समझ में आ जाए तो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी देखो 100 वर्षों का समूह या 100 दिनों का समूह या 100 महीनों का समूह या इनमें से कोई नहीं। शताब्दी का क्या मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। तो वो शताब्दी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, जब 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी बनते हैं, ठीक है। तो हमारा 100 वर्षों का समूह ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गंगा और फिर यहां डैश यमुना का समास विग्रह है। जैसे अभी मैंने राम रहीम का बताया, माता पिता का बताया, भाई बहन का बताया, वैसे गंगा यमुना का भी लगा दो। जैसे हाइफन लगा हुआ है, इसको हटाकर और लगा दो, गंगा और यमुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का गंगा यमुना का समास विग्रह होगा, गंगा और यमुना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। और अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया तो आपका बहुत सारे नंबर क्लियर हो गए, समझ लो, ठीक है। अभी तो हमारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, जो एकदम इंपॉर्टेंट ही है। आप 16 फरवरी को पेपर देने जाओगे और फिर आप यहीं से क्वेश्चन देखने को पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 15। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। सुहाग, सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्वामी या सुहागा या सौभाग्य या दुर्भाग्य।
देखो सुहाग शब्द का तत्सम रूप जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले देखो आपका दुर्भाग्य तो हो नहीं सकता, ठीक है। जिसका सुहाग बना है, जिसके पति जीवित हैं, तो फिर उनका क्या होगा, सौभाग्य होगा, ठीक है। तो ये होगा सौभाग्य, क्या होगा, सौभाग्य। देखो ध्यान से समझना, कुछ तो याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा याद कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कम समय में ज्यादा आंसर लिख कर आओगे। तो ये हमारा हो गया सुहाग शब्द का तत्सम रूप। जैसे नेह, नेह शब्द का आपका क्या होगा, तद्भव का तत्सम रूप होगा नेह। नेह क्या है, नेह नवीन है या नक्षत्र है या स्नेह है या निष्ठुर है। देखो नेह का मतलब होता है स्नेह, ठीक है। नेह का मतलब क्या होता है, स्नेह। तो फिर हमारा स्नेह हो गया ना, देखो नेह का मतलब हो गया स्नेह, दोनों मैच कर रहा है ना एक दूसरे से, तो फिर क्या है, वही हो गया आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची, अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर का है तुरंग या है, या फिर खा है पिक या प्रधित्र, या विहंग या दुज, या मरकट और कपि। किसका पूछ रहा है, अश्व शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है जैसे एक लोग का दो नाम होता है ना, वैसे फिर पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा जो होता है वो बहुत तेज होता है, तो उसका होगा तुरंग और है, क्या होगा, तुरंग और है। ऑप्शन नंबर का सही है। अगला, अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, कमल का या कपड़ा का या झंडा का या बादल का। अंबर और वसन बताना है। वसन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने, वसन का मतलब होता है वसन, वसन का मतलब होता है कपड़ा, क्या होता है, वस्त्र, ठीक है। तो फिर हमारा कपड़ा, जैसे एक का कपड़ा है तो दूसरे का भी कपड़ा ही होगा, अंबर और वसन दोनों का कपड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, और ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको तैयार ही कर लेना, नोट कर लो। अभी आपके पास शॉर्ट नोट जो रहेगा वही बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, बाद में फिर आप इसको सर्च करोगे नहीं मिलेगा। पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको याद करो, लिख लिख कर याद करो कि बोर्ड एग्जाम तक याद रहे, ठीक है। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, इत धन आदि, इत धन आदि, या इत धन यदि, या इत धन यादि। इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वो इत धन आदि होता है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि धन अपि में संधि है। यदि धन अपि में यद्यपि, यद्यपि या यद्यपि या यद्यपि, ठीक है। यद्यपि क्या होगा, यद्यपि क्या होगा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, यद्यपि, ठीक है। का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 21 का। और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा 21 तक। 22 समझो, 22 में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें पूछ रहा है कि अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा अभ्यधन गतः, या अभिधन आगतः, या अभिधन आगतः, या फिर हमारा यहां है अभियोग धनता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझोगे, देखो इसमें ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे ना, लेकिन एक जैसे है नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। यहां देखो, यहां हमारा बड़ा आ है और यहां हमारा छोटा आ है, ठीक है। इसमें हमारा छोटा आ है, तो इसमें जो हमारा होगा वो होगा अभिधन आगता, क्या होगा, अभिधन आगता, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, मते, मते रूप का मति शब्द का होगा। जो मते रूप है वो मति शब्द का कौन सा रूप है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति द्विवचन, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मते कौन सा होगा बच्चों, इसका होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप लोग मते का देख लेना, षष्ठी विभक्ति एक वचन हमारा सही हो जाएगा। मधु का तो आप लोगों ने याद ही किया होगा, क्योंकि मधु वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद तो कर लिए ही होंगे, अगर नहीं याद किया तो याद कर लो, ठीक है। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, सभी को पता होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, देखो तृतीय विभक्ति और एक वचन जो होता है वो आप लोगों को याद होगा, मधुना होता है, क्या होता है, मधुना। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, मधुना इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। यहां पठिस्यसि रूप है पठ धातु का। जो पठिस्यस रूप है वो पठ धातु का है। तो ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन से है, या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से, या लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन से है, या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से। पठिस्यसि रूप है पठ धातु का, आपको इसका बताना है।
तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ये हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। देखो ये जो है आपका पठिस्स वैसे तो लिड लकार में आता है, लिड लकार में, तो फिर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, मैंने देखा है। तो ये हो गया लिड, ठीक है, लिड लकार एंड मध्यम पुरुष एंड एक वचन, ठीक है, ये देख लेना, लट लकार को आप लिड लकार कर लेना, ठीक है। तो फिर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो पठिस्स जो है वो तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, इससे, तो ये तो हमारा लिड लकार में होता है, तो फिर इसीलिए आप लोग इसको सही कर लेना, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बताना है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो नाटक है ना, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है। अगर आपसे पूछे ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो बता देना नाटक विधा की रचना है। तो इसके लेखक कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी या जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर या चतुर्सेन शास्त्री। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये हमारा दूसरे ही चैप्टर से है, क्लास 10 का सेकंड नंबर चैप्टर, जो आपका ममता वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला देखो 27, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। चिंतामणि जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध पर या नाटक पर या उपन्यास पर या आत्मकथा पर। चिंतामणि बताना है बच्चों, चिंतामणि। चिंतामणि जो हमारा है वो किस विधा की रचना है, सारे बच्चों को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। और इसके जो हमारा है निबंध विधा पर है। किस विधा पर है, निबंध विधा पर। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, आप लोग लगा कर आना, ठीक है, ये सब आएंगे। उपन्यास, उपन्यास भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर है बच्चा, उपन्यास विधा पर। आपको पहले ही बता दिया ना, विधा पूछना तो विधा भी पूछ लेता है। तो लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं या भगवती चरण वर्मा है या यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा है, बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, भूले बिसरे चित्र के लेखक बताना है, तो वो हमारे भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है, जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। त्यागपत्र, त्यागपत्र हमारा बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन 30, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, कलम का सिपाही अमृत राय हैं या हमारे गुलाब राय जी हैं या फिर नाटक, नाटक तो ये तो अलग चीज हो गया, बैद्यनाथ मिश्र। वैसे नाटक विधा है, तो इसके लेखक कौन है, तो अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 30 का। और यहां तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश, प्रेमघन या गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। जो लहरों के राजहंस हैं इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी, ठीक है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखो 32, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। ठूठा आम या थैले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है जो ठूठा आम है, ये भगवत शरण उपाध्याय जी का ही रचना है। किसका है, भगवत शरण उपाध्याय जी का ही रचना है जो हमारा ठूठा आम है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें 33 नंबर क्वेश्चन देखो, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है, आत्मकथा बताना है। मेरी जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, मन की बातें, नई पौध। तो बच्चों इसमें आपको पता होगा कि बाबू गुलाब राय जी की रचना कौन सी है, और वो जो रचना है वो आत्मकथा पर है, आत्मकथा विधा पर। तो वो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी की रचना है, और ये जो हमारा है वो आत्मकथा विधा पर आधारित है। किस विधा पर है, आत्मकथा विधा पर। अगला क्वेश्चन आओ, छायावाद युग के प्रवर्तक या लेखक हैं। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है, ठीक है, प्रमुख लेखक बताना है। यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हमारा राम कुमार वर्मा या फिर हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र।
भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं या यशपाल जी हैं, वृंदावन लाल हैं या राम कुमार वर्मा जी हैं। तो इसके जो हमारे प्रमुख लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की बच्चों? साकेत महाकाव्य आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिबोध या नागार्जुन। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। कौन किया है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर हमारा का वाला बिल्कुल सही है कि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। देखो 36 नंबर क्वेश्चन में फोकस करना। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि कौन से हैं? विहारी हैं या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या कबीरदास या भिखारी दास। निम्न में से जो मुक्तक काव्य के कवि कौन है? मुक्तक काव्य के कवि बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो बिहारी लाल जी हैं वो मुक्तक काव्य के कवि हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य के कवि। अगला है, निम्न में से रीतिकाल की विशेषताएं कौन सी हैं? रीतिकाल की विशेषताएं बतानी है। रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल की विशेषताएं हमारी कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कलापक्ष की प्रधानता या विकल्प का और खा दोनों, या फिर हमारा देश प्रेम की भावना। देखो अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो 2 विशेषताएं बताना होता है। अगर 2 पूछे तो 2 बताना, वरना ये का और खा करके आए या गा और घा करके आए या खा और गा करके आए तो वही अक्सर सही भी होता है। जैसे इसमें का और खा है तो इसमें जो श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कलापक्ष की प्रधानता, ये हमारा रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, दोनों, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, गा वाला। और अगर ऐसे आए तो वही लगाना है, ऐसा नहीं कि आप पहले और दूसरे पे लगा दो, नहीं, आपको तीसरा वाला विकल्प देखना है। 38 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार है बिहारी, जगनिक या नरोत्तम दास या फिर हमारा भूषण। छत्रसाल का बताना है, तो छत्रसाल के जो रचनाकार हैं वो हैं बच्चों भूषण जी। कौन है? भूषण। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम, ठीक है, कुमकुम हमारा किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध, नाटक या गद्य काव्य। कुमकुम, ठीक है, तो हमारा यह कविता संग्रह किस विधा की रचना है? कविता संग्रह विधा की रचना है। कुमकुम जो है वो कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, भक्तमाल या फिर हमारा सुदामा चरित या प्रेम वाटिका। केशव दास जी की रचना बताना है, तो हमारा रामचंद्रिका है। ठीक है, रामचंद्रिका। तो ये 40 हमारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, अगर आप ये पढ़ लिए तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का वो बता दिया, यानी कि हमारा सेक्शन ए जो है वो आपका खंड आ जो है वो कंप्लीट हो गया, खंड आ। अब इसके बाद हम लोग खंड बा वाले जो क्वेश्चंस हैं, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, इन सब का एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने बताया इसको पढ़ लेना। 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, उससे पहले आप ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, सारे बच्चे शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही हम लोग और सारे सब्जेक्ट की वीडियोज आएंगे ताकि आप लोग और अच्छे से तैयारी कर सको। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।